pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने जब हम मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ते हैं तो सबसे पहला होता है स्टेप प्लानिंग, सेकंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर ही रेडी करते हैं रिलेशनशिप्स का, ठीक है, कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन सा सबऑर्डिनेट होगा। हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, वर्क को देखते हैं क्या है, उसको डिवाइड करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, राइट। और फिर अथॉरिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिफाइन की जाती है कि कैसे रिलेशनशिप होगा, यही हमने पढ़ा है। तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हमारे सामने आते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किस किस तरह से बांट सकते हैं, राइट। तो उसी को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पुराना, अगर आ जाए ना, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ऑल्सो नोन एज वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मिलिट्री इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री वाले से क्वेश्चन आता है, और सिंगल हेड स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल है, इसमें क्या है, एक बॉस होगा, बॉस आगे अपने सबऑर्डिनेट्स रखेगा, उसके आगे असिस्टेंट्स होंगे, आगे वो काम करेंगे। नॉर्मल सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जैसे मिलिट्री में होता है। मिलिट्री में यही होता है कि एक बॉस होता है, उसके आगे ऑफिसर्स होते हैं, आगे ऑफिसर्स होते हैं, फिर आगे काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो चीज ऐसे। सीईओ, जैसे ये एग्जांपल देख लो, एक सीईओ है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसने आगे प्रोडक्शन मैनेजर रखा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजर रखा हुआ है। प्रोडक्शन मैनेजर ने आगे असिस्टेंट मैनेजर ए, असिस्टेंट मैनेजर बी, और उसके आगे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, यही है, ठीक है। और ऐसे सेम मार्केटिंग मैनेजर, इसने आगे सेल्स ऑफिसर रखे हुए हैं, तो उनके आगे सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया। तो सबसे ट्रेडिशनल सिंपल वे है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड करने का, कौन सा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इजी, यहाँ तक समझ आया। अब आ जाओ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे तो अकेला लाइन था, अब यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ आ गया। लाइन मतलब नॉर्मल मैनेजर्स हमारे, स्टाफ का मतलब यहाँ पे क्या है, हम ना कुछ जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो हम कुछ लोग एडवाइस देने के लिए, स्पेशलिस्ट हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, उनको मतलब उसमें भेजते हैं डिपार्टमेंट्स में कि आप अपनी सलाह दो कि आपके अकॉर्डिंग कैसे होगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि ये सिर्फ एडवाइस देंगे, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करेंगे। एडवाइस को मानना ना मानना लाइन वालों के हाथ में, मतलब रियल मैनेजर्स के हाथ में है। कल को अगर इन्होंने इनकी सलाह मान के कोई काम कर दिया और काम गलत हो गया तो जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ होते हैं लाइन मैनेजर्स जो हमारे रियल मैनेजर, और कुछ होता है स्टाफ। स्टाफ मतलब जो सिर्फ एडवाइस देने के लिए रखा जाता है। तो ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग एडवाइस तो देंगे, लेकिन उसको मानना ना मानना किसके हाथ में, लाइन वाले स्टाफ के हाथ में। यहाँ तक समझ आया। और कल को अकाउंटेबल भी कौन है, लाइन मैनेजर्स, ठीक है। देखो, लाइन आर द मैनेजर्स एंड स्टाफ आर द स्पेशलिस्ट या एडवाइजर्स। सुइटेबल होता है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ पर्सनल ओनली गिव एडवाइस, जो स्टाफ वाले हैं वो सिर्फ एडवाइस देंगे। लाइन मैनेजर्स क्या रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे, कि जवाबदेही किनकी रहेगी, कल को काम बिगड़ गया तो लाइन मैनेजर्स की। इजी, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देख लो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके आगे जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के आगे पर्सनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन के आगे प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, फोरमैन और वर्कर। ये तो नॉर्मल हो गए सारे लाइन मैनेजर। देखो, जो सिंगल लाइन है वो लाइन अथॉरिटी को डिफाइन कर रही है। और फिर हमने जनरल मैनेजर के साथ दो बंदे रखे हैं, पब्लिक रिलेशन स्टाफ और रिसर्च डेवलपमेंट स्टाफ। ये क्या करेंगे, ये सिर्फ एडवाइस देंगे जनरल मैनेजर को, ठीक है। जो ये डॉटेड लाइन है, ये किसको शो कर रही है, स्टाफ अथॉरिटी को। इजी, सेम ऐसे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर के आगे प्रोडक्शन कंट्रोल स्टाफ, और एक हमने चीफ केमिस्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, किसको, प्रोडक्शन मैनेजर को। मानना ना मानना किसके हाथ में, प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में है। कल को कोई दिक्कत होती है, जवाबदेही कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर। इजी, तो ये होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स की रियलिटी में नीड होती है या रिसर्च वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो इस चीज का, इस स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। इसको लिख लो फटाफट। सो नेक्स्ट वन इज टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टेलर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हमने पढ़ा है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने हमें क्या दिए थे, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट। तो उसी को फॉलो करके हमने क्या किया था, हमने जो है स्पेशलाइजेशन के बेस पे फैक्ट्री को बांटा था दो पार्ट्स में, ये आपको याद होगा। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी तो है ना। तो टेलर ने क्या किया, फैक्ट्री के जैसे मैनेजर है उसको आगे दो पार्ट्स में बांट दिया, एक जो प्लानिंग करेंगे वो आ जाएंगे और एक जो एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। सो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और आगे इसके क्या कर दिए, चार चार मतलब लगा लो मैनेजर्स या वर्कर्स दे दिए, ठीक है।
सो कौन होगा, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पीजीटी एचपीएससी पीजीटी में भी कि इंस्पेक्टर किस में आता है, ठीक है, रूट क्लर्क किस में आता है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, इजी। सो करना इसका काम भी आपको याद रखना है। प्लानिंग इंचार्ज में सबसे पहले आएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होगा, जो हर वर्कर के लिए एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्रिएट करेगा कि आज आपको ये काम करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम आपको करना है, इतनी यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है, तो वो चीजें, तो ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड बना रहा है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के ये किसको हैंड ओवर करता है, गैंग बॉस को, ये ध्यान में रखना भाई। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड्स बना के गैंग बॉस को देता है। गैंग बॉस कौन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, 100, और मैं इसको 20-20 के 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, 20-20 के 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो इस 20 में से एक इनका क्या बना दिया, लीडर बना दिया, तो 5 लीडर बन गए, तो वो 5 कौन है, गैंग बॉस। समझ आया, अपने जितने भी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उसको ग्रुप में बांटना, उस ग्रुप में से एक लीडर को चूज करना और उसको क्या बना दिया, गैंग बॉस, की अपने ग्रुप का आप ध्यान रखोगे। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, इनके गैंग बॉस को उनके से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कार्ड दे देगा कि आपकी टीम में आज ये काम करना है, इजी। सेकंड है रूट क्लर्क, जो बताएगा काम किस प्रोसेस से होगा, रूट बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये ध्यान में रखेगा कि टाइम कितना लगना चाहिए काम को और कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। और डिसिप्लिनरियन क्या ध्यान रखेगा कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो, डिसिप्लिन बना रहे, इजी है ना। और इधर आ जाओ प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर पहले आएगा स्पीड बॉस, जो चेक करेगा कि टाइम पे काम होने के लिए स्पीड में काम होना जरूरी है, तो क्या सही स्पीड में काम हो रहा है, सो दैट जो टाइम एंड कॉस्ट हमने लिखी है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, है ना। गैंग बॉस मैंने आपको बताया दिया क्या होता है। फिर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ये ध्यान में रखेगा कि जो हमारी मशीनरीज हैं, ठीक है, जो हमारी एसेट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो टाइम टू टाइम रिपेयर होनी चाहिए, वो सही सिचुएशन में होनी चाहिए। एक दिन भी मशीनरी खराब हुई तो सारा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए कौन होता है, रिपेयर बॉस। एंड लास्ट में इंस्पेक्टर, जहां भी वर्ड इंस्पेक्टर आएगा रिलेटेड टू क्वालिटी, ये ध्यान रखिएगा कि काम अगर सही से हो भी रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी सही हो रहा है, ये तो नहीं उन्होंने क्वालिटी कम करके अच्छे से काम कर दिया, है ना। तो क्वालिटी का कौन ध्यान रखेगा, इंस्पेक्टर। तो फैक्ट्री मैनेजर्स ने कौन था, डब्ल्यू टेलर ने फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में। आगे इसके 4 क्या हुए, मैनेजर्स दे दिए, ठीक है, इजी, याद रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसको हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपने प्लस 2 में। तो इसमें क्या होगा, जो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे वर्क करती है, डाइवर्सिफाई मतलब एक प्रोडक्ट में डील ना करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है, तो वो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटेगी और आगे फिर डिपार्टमेंट्स बनाएगी। तो देखो एग्जाम्पल, सीईओ है, तो ये जो भी कंपनी है ये हेल्थ में भी काम करती है, ब्यूटी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस में भी काम करती है। तो हेल्थ के आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है अपना डिपार्टमेंट बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग का बना दिया, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, कस्टमर सर्विसेज, ऐसे ब्यूटी के अंदर बन जाएंगे, फूड के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस के अंदर भी सेम क्या है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। इसी को हम प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल में अगर हम बात करें, प्रोडक्ट में तो सिर्फ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं, डिविजनल में मार्केट के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं, समझ रहे हो। तो हम कैसे भी स्पेसिफिकली अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, इजी। ये दोनों समझ आए, ठीक है, ये भी लिखो फटाफट। सो फिफ्थ वन इज जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाम से क्लियर हो रहा है, जियोग्राफिक मतलब एरिया वाइज, प्लेस के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें दो कंपनीज आ जाएंगी, एक तो ऐसी जो इंटरनेशनल बिजनेस में भी डील कर रही है, चाहे वो नेशनल में कर रही है लेकिन वो पूरे कंट्री को जो है कवर कर रही है, तो भी वो इसमें आ सकती है। देखो यहाँ तो क्या है, इंटरनेशनल मतलब एक प्रेसिडेंट है, आगे यूएस में वाइस प्रेसिडेंट है, स्पेन में हम काम कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं और इटली में कर रहे हैं, आगे उनका स्टाफ है, समझ रहे हो। तो जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। या फिर अगर इंडिया में ही काम कर रहे हैं लेकिन पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमने क्या किया, नॉर्थ का एक वाइस प्रेसिडेंट, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अलग अलग एरिया से, रीजन्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अलग अलग पर्सन को हायर कर लिया मैनेजमेंट के लिए, इजी। तो जब प्लेस एरिया के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये तो थे इजी। अब आ जाओ 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जिनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक अगला करवाऊंगी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाने वाली मैं आपको। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी जो प्रोजेक्ट लेती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सन को बुला के डिपार्टमेंट बनाती है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाई, टीम बनाई और उस प्रोजेक्ट पे काम करवाया, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट।
तो जब जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वो डिपार्टमेंट खत्म, तो इसीलिए इसमें जो डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या होता है, टेम्परेरी डिपार्टमेंट होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स जो है कम ले रहे हैं लेकिन बहुत मतलब लार्जर नंबर, स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस कंपनी में लिए जाते हैं विद लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जैसे सीईओ है, उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके आगे स्टाफ उसने रख रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट से बंदे बुलाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर सी। तो इसमें हमने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग ड्यूरेशन। इजी, ये समझ आया? इसको करो, फिर मैं आपको मैट्रिक्स करवा के और इन दोनों का क्या करवा रही हूँ, डिफरेंस करवा रही हूँ, ठीक है। इसको राइट डाउन करो। सो नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैट्रिक्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, हो गया ना उनका। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स में स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें कंपनी डील कर रही है। तो इसमें मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर को मिला के बनता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस फंक्शनल, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग तो बांटते हैं, साथ में अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट भी डिवाइड करते हैं। समझ आया? तो फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर बनाया, उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, तो प्रोजेक्ट ए के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोजेक्ट बी के लिए अलग, प्रोजेक्ट सी के लिए अलग। सेम ऐसी सेल्स के साथ, फाइनेंस के साथ और एचआर मैनेजर, ठीक है। मतलब हर डिपार्टमेंट बनाना है, डिपार्टमेंट ये वाली जो डिपार्टमेंट बनाई है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, और अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट इसको यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये इनमें पर्संस हैं, जो इसमें वर्कर है, उसको दो जगह से ऑर्डर नहीं मिल रहा, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर भी उसको ऑर्डर कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसको ऑर्डर कर रहा है। तो ये एक्सेप्शन है किसका, यूनिटी ऑफ कमांड, जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, है ना, हेनरी फ्योल्के में प्रिंसिपल पढ़े थे 14 प्रिंसिपल, उसमें से एक प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये उसका क्या है, एक्सेप्शन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्सेप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड का, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इजी, समझ आया? ठीक है। तो अभी कर लो इसका डिफरेंस, जो भी जरूरी है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ये वाला भी किया ना, सॉरी ये वाला तो ये, हाँ ठीक है, जो पहले केस से स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट्स जिनकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, और मैट्रिक्स अभी क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, इसमें देखो प्रोजेक्ट कितने सारे हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स स्मॉल ड्यूरेशन के होते हैं। इसमें सेपरेट डिवीजन बनाया जाता है हर प्रोजेक्ट के लिए। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्लस किया, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहता व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, कंसर्न डिवीजन डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दो हेड्स होते हैं हर पर्सन के, इसीलिए इवोल्यूशन करता है किसका, यूनिटी ऑफ कमांड का। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। इजी है। तो ये थे आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो जरूरी थे आपके लिए करने। इसके अलावा क्या रह गया, सिर्फ एक फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं वही है, उसका डिफरेंस, ठीक है, वो जरूर करना है। मैं आपको बोल रही हूँ, करना आपने, बहुत इजी है। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जब कोई मैनेजर जानबूझ के लोगों को इकट्ठा करता है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है लोगों को फॉर्मली ऑर्गेनाइज करना। और इनफॉर्मल क्या होता है, जब लोग फ्रेंडली रिलेशन के कारण मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, वो सब इनफॉर्मल है। तो मीनिंग में क्या आएगा, देखो फॉर्मल में एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द जॉब ऑफ एन एम्प्लॉय इज क्लियरली डिफाइंड, हुज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फिक्स्ड। तो वो क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है बाय द मैनेजर फॉर अ कॉमन गोल। इजी। और यही अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूं तो एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड विद अ नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज जो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाता है, खुद बे खुद अराइज हो जाता है, राइट। तो पर्पस क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेयरएज इनफॉर्मल बनता है अपने पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा स्केलर चेन को फॉलो करके, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा जिसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, है ना। कंट्रोल की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, और इनफॉर्मल में पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं इंडिविजुअल के, ठीक है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, ये करवाया मैंने आपको, राइट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, और देयर इज नो फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइज की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं जबकि इनफॉर्मल थोड़े कम होते हैं। और स्टेबिलिटी की
बात करें तो फॉर्मल परमानेंट नेचर का है और इनफॉर्मल क्या है, अनस्टेबल है, कभी भी टूट जाएगा। इसका एग्जांपल बताती हूँ अभी। और एक वर्ड अब जो इंपॉर्टेंट है, मैकेनिस्टिक वर्ड आ जाए, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, मैकेनिस्टिक रिलेशनशिप्स, तो वो है फॉर्मल के लिए। और ऑर्गेनिक वर्ड आ जाए या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल टाइप वाला आ जाए तो उसमें इनफॉर्मल जो है यूज किया जाता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, एज ए स्कूल में हम टीचर्स को इकट्ठा किया जाता है लोगों बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल की जो मतलब ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। उसमें हम 4-5 टीचर्स का ग्रुप बन जाता है अच्छा खासा, तो हम क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। समझ रहे हो? तो इसी एग्जांपल से अपने सारे जो है पॉइंट क्लियर कर सकते हो। ये बहुत इजी था और बहुत बेसिक था, इसलिए मैंने आपका ऐसे करवा दिया इजी। तो ये था आपका आज का पूरा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.